लेक्चर का जी टाइटल है हमारे पास वैल्यू इंजीनियरिंग। अब वैल्यू इंजीनियरिंग को जब आप देखें, इसकी ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें दो कीवर्ड्स हैं हमारे पास, वैल्यू और दूसरी इंजीनियरिंग। वैल्यू अगर आप इसकी सादा ज़बान में, हमारी उर्दू की ज़बान है, इसमें इसका मतलब देखें तो वैल्यू से मुराद ये है कि एक चीज़ आपको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। वो जितना फ़ायदा पहुंचाएगी वो चीज़ उतनी वैल्यूएबल कंसिडर की जाएगी। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है इंजीनियरिंग की। तो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप टूल्स, टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मैकेनिकल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाएं, तो किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स को आप जो यूज़ करते हैं, ये बेसिकली इंजीनियरिंग बोलती है, इसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इन दो डेफिनेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं, वैल्यू और इंजीनियरिंग को, तो इसको हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या आउटपुट को साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके इस तरह उसको आप उसका आउटपुट जनरेट करें कि उसकी जो वैल्यू आप जनरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो मैक्सिमम हो। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो वैल्यू इंजीनियरिंग एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं ताकि लोएस्ट कॉस्ट पे मैक्सिमम फंक्शंस हम अचीव कर सकें। इसको हम वैल्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब अगर हम वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं या वैल्यू एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास फंक्शंस और दूसरी हमारे पास कॉस्ट। फंक्शन से मुराद, अगर आप इस वर्ड को अगर आप सर्च करें तो ये उसके ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स को बताता है कि वो फंक्शन जिस मकसद के लिए बनाई गई है या वो जिस फंक्शन के लिए ऑपरेट की गई है उसको आप इस तरह एनहांस करें कि उस पे जो आपने कॉस्ट लगाई है वो लोएस्ट हो। मतलब कि कम कॉस्ट पे आप जो फाइनल रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं वो उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, वो एनहांस हुई हो। वो जो जिस फंक्शन के लिए वो बनाई गई है वो फंक्शंस जो हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हों। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक फंक्शंस और दूसरी कॉस्ट। कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे आप ऐसा अल्टरनेटिव या एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जो कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करे। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे, अब जब भी हम वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं बाज़ औक़ात हमने जो प्लान्ड वैल्यू इंजीनियरिंग की होती है, जो हमने प्लानिंग की होती है, वो हम एज इट इज़ उसको अचीव नहीं कर सकते। उसके पीछे कई वजूहत हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है ये जो स्लाइड में सामने मेंशन हुई हैं यही हों, इनके अलावा भी कई तरह की वजूहत का सामना हमें करना पड़ सकता है। ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से हम जो वैल्यू है वो उस लेवल की, उस क्वालिटी की अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और अगर आप कॉस्ट को देखें और कॉस्ट को डिफाइन करने की बात करें तो कॉस्ट इज़ एक्चुअली अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ समथिंग। कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई रिजल्ट, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसको बनाने के लिए, वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट होगी। और अगर आप कॉस्ट में आए हैं तो इसको चार मुख्तलिफ अंदाज से क्लासीफाई किया जाता है। पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट वाइज होती है, कंपोनेंट वाइज होती है।
मतलब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस जो आपके सप्लाई से रिलेटेड आ रहे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरी जो हमारी कॉस्ट होती है ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 3 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। तीसरी कैटेगराइजेशन बनाएं, इसमें फिर 2 टाइप्स आती हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। और चौथी क्लासिफिकेशन इसमें हमारे पास आती है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम जब चौथी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, कंस्ट्रक्शन में जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्हीं कॉस्ट की रहती है। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको बनाने के दौरान जो कास्ट उस प्रोडक्ट को, उस रिज़ल्ट को, उस सर्विस को जनरेट करने पर आती है, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आप ऐड कर रहे हैं उनकी भी कॉस्ट उसमें शामिल होती है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि बिजनेस में अगर आपने रहना है तो ये कॉस्ट आपने पे करनी है। मतलब आपने अगर किसी जगह ऑफिस बनाया, उसका रेंट आपने पे करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपने यूटिलिटीज मतलब बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल आपने पे करना है, ये भी ओवरहेड कॉस्ट है। फिर आपके प्रिंटिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आ गए या और ऑफिस एक्सपेंडिचर्स जो आ जाते हैं, आपकी जो तनख्वाहें आ जाती हैं लोगों की, ये भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्टली उस पर कॉस्ट आती है ऑन ग्राउंड, वो उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ की 1 यूनिट बनानी है, प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनानी है, तो आपको वो 1 यूनिट बनाने के लिए एक्स क्वांटिटी चाहिए मटेरियल की। अगर आपने वही चीज़ 2 यूनिट्स में बनानी है, अब आपने क्वांटिटी इंक्रीज की, यूनिट्स इंक्रीज की, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो मतलब जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर इन्वॉल्व है उसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाती है। कि अगर आपने 1 यूनिट किसी भी चीज़ का बना रहे हैं, उसके लिए 1 घंटा लगता है, तो उसी को अगर आप 2 यूनिट्स बनाएंगे तो वो 2 आवर्स हो जाएंगे, 3 बनाएंगे तो 3 आवर्स में भी हो जाए। अब नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ जो लेबर कॉस्ट है वो भी उसी के हिसाब से इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट तो मैंने बता दी, उसके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब हम आते हैं ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इनडायरेक्टली आपको बिजनेस के सर्वाइवल के लिए आपने पे करनी ही करनी है, जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर या उस रिजल्ट या आउटपुट को बनाने के लिए यूज नहीं, उस पर नहीं आ रही होती, लेकिन आपने बिजनेस में सर्वाइव करना है, रहना है, वो कॉस्ट आपने पे करनी है। उसमें आपकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं उससे रिलेटेड जो हिडन कॉस्ट्स हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में जितनी भी आपके लोगों की तनख्वाहें हैं वो उसमें आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आपने उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, फिर अगर आपने इन्वेंट्री की हुई है, उसकी लिस्टिंग की हुई है, उसको वेयर हाउस में स्टोरेज करनी है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आपने कमीशन जो रखे हुए हैं लोगों के सेल्स पे, अब ये जो है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ये चीज़ चली जाती है। फिर हमारे पास आती है चौथी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली हम फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। और मार्जिनल कॉस्ट को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी।
इससे जो आपके पास आउटपुट आएगी उससे आपको पता लगेगा इस प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रही है, और उससे आप फिर फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि यार इस प्रोडक्ट पे मुझे इन फ्यूचर क्या क्या पॉइंट्स मद्देनजर रखने चाहिए। अब जब आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें फिर मतलब, क्योंकि ये भी एक ओवरहेड कॉस्ट में ये चीज आ जाती है, तो इसमें फर्दर फिर इसकी ओवरहेड की मेन कैटेगराइजेशन हुई प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर इसकी लोअर लेवल पर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड हो, यानी कि चेंज होती रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो वेरिएबल ओवरहेड बन जाएगी। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक ना हो, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज ना हो, वो कॉस्ट फिक्स रहे, वो फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगी। और ऐसी कॉस्ट जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रोडक्शन की यूनिट तक या एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक कांस्टेंट रहे, लेकिन जैसे ही आप अपना उस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को उस स्लैब के से थोड़ा सा इंक्रीज करें तो वो चेंज होने लग जाए, तो ये हमारे पास होती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ये हमारे पास फिक्स्ड की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास रेंट ऑफ प्रोडक्शन, सैलरीज, डेप्रिसिएशन और टैक्सेस आ जाते हैं। और वेरिएबल में हमारे पास सप्लाईज आ जाती हैं, रॉ मटेरियल आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, और कमीशन आ जाते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट की एग्जांपल है कि अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं और उसको बनाने में आपके पास $15,000 का ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट वो $1.5 हो जाएगी। अगर यही क्वांटिटी आप 10,000 यूनिट से 20,000 कर देंगे, तो अब आपका जो ओवरहेड है वो $15,000 से इंक्रीज होकर $30,000 तक बन जाएगा।